Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about biological significance of carbohydrate, or we can say it's the importance of carbohydrate and biological function. Carbohydrates are the most abundant organic molecule in nature. It have a medical as well as biological importance or functions. There are many biological function of the carbohydrates. If we look at the energy source, so carbohydrate is the primary energy source in our body, and it is also the storage form of energy in our body as well as in plant body. So it is a major source of energy in our body as well as in a plant, and it is also a storage form of energy which will provide the energy will be stored over there in the form of potential energy, and we can derive energy from that storage form of carbohydrate by mobilizing that carbohydrate. किस तरह, जब हमारे पास कोई भी फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, जितनी भी मैक्रोमोलिक्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो एंडेड अप होते हैं विद फास्फोराइलेशन or phosphorylation processes. Mostly ADP will become converted, adenosine diphosphate will become converted into ATP, adenosine triphosphate, जो कि हमारे पास यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी है. सो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू, मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट गुजरते हैं, पास होते हैं, तो वो हमारे पास फास्फोराइलेशन प्रोसेसेस को कंप्लीट कर देते हैं और एनर्जी हमें डिराइव करके देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जिस तरह अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड इट विल गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर along with the removal of energy in the form of adenosine triphosphate. The usable form of energy in our body is in the form of ATP. यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन most commonly the most common molecule of carbohydrate glucose, when it is get oxidized it will become converted into carbon dioxide along with water molecule with the generation of lot of amount of energy in the form of ATP. और इसी तरह जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास स्टोर होते हैं एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल के एक पॉलीमर बना लेते हैं, और वो ब्रांच भी हो सकते हैं और वो अनब्रांच भी हो सकते हैं. उस पे हमारे पास जब एंजाइम्स हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो लिवर एंड मसल्स में होता है, और जब भी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आती है, first the liver will mobilizes its glycogen in the form of glucose, and then the muscles in highly exercised state the muscle can also gives glucose and directly to become contributed to synthesize new glucose. So हमारे पास जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैं या कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में, वो ग्लूकोज स्टोर्ड होते हैं जब मेटाबॉलिज्म या जीआईटी में से डाइट पास होती हैं, carbohydrate rich diet. When it will become digested in the GIT, it will become get absorbed through a portal vein into the liver. It will passes, that glucose will passes into the liver, and over there it will be stored over there in the hepatocytes. और जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ड्रॉप हो जाता है, तो उस केस में बॉडी डायरेक्ट रिस्पांस देते हैं जो ऑर्गन टू मोबिलाइजेज इट्स ग्लाइकोजन, दैट इज लीवर फर्स्ट अपने ग्लाइकोजन को मोबिलाइज करके ग्लूकोज फॉर्म में, कैश फॉर्म में हमें ग्लूकोज दे देते हैं, और वही ग्लूकोज जो है अगर वो थ्रू मिनी मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए और एटीसी पर से पास होके ऑक्सीडाइज्ड होके हमें क्या देते हैं 36 एटीपीज. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें मेटाबोलाइज होके कितने एटीपीज देते हैं 36 एटीपीज. और जब हमारे पास, तभी हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन काज करते हैं. इट इज आल्सो द प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट वो प्रीशियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी है. ठीक. ये भी आपके पास एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल विल बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स. तो इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी एज इट्स डाइजेशन इज स्टार्टेड
much more faster than that of the other macromolecules. ये हमारे पास बकल कैविटी में सिलिवरी एमाइलेज एंजाइम, इसको डाइजेशन बकल कैविटी से ही स्टार्ट होती हैं थ्रू सिलिवरी एमाइलेज एंजाइम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। दैट कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द सेल वॉल ऑफ द सेल, यानी कि हम कहते हैं कि इट इज the basic unit, or it will act as a building block for the cells. हम देखते हैं कि हमारी होल बॉडी जो बनी हुई है ह्यूमन बीइंग की या फिर प्लांट्स की या एनिमल्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स, and each and every cell will having its cell membrane in case of animal, but in plant cell each and every cell will having a cell wall. तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा है, और इन केस ऑफ प्लांट्स हमारे पास ये सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है जो कि हर एक सेल को ये सपोर्ट देते हैं। सो वी कैन से दैट दिस कार्बोहाइड्रेट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल in the form of cell wall in case of plant cell and in the form of cell membrane in case of animal cell. So काइटिन जो है इसी कार्बोहाइड्रेट में, अगर हम काइटिन को देखते हैं, सो काइटिन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, जो कि स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं आर्थ्रोपोड्स को, या जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं उसके एक्सोस्केलेटन बनी हुई होती हैं काइटिन से। ठीक है, स्लाइमी मटेरियल होता है जो ग्लाइकोलिपिड्स से बना हुआ होता है, तो इसमें भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि काइटिन एक्ट करता है एज अ एक्सोस्केलेटन फॉर मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सर्जिकल थ्रेड। ये जहाँ पे हमारे वॉन्ड आ जाती हैं, वॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो उधर पे वॉन्ड को स्टिच किया जाता है विद काइटिन थ्रेड, और काइटिन थ्रेड जो है उसकी अपनी एक लाइफ टाइम है, उसके बाद ये खुद इसकी ईटिंग अवे हो जाती है, तो इसको खुलना नहीं, ओपन नहीं करना पड़ता। सो दिस काइटिन कैन बी यूज्ड एज अ सर्जिकल थ्रेड, एंड this carbohydrate also play a key role in the metabolism या metabolic processes of amino acid as well as a fatty acid. हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें मोस्टली ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं या फिर मोनोसेकेराइड्स भी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स यानी अमाइनो एसिड और फैट्स के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये रेगुलेट भी करते हैं और इसको इनिशिएट भी कर सकते हैं। सो हमारे पास इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, and it also regulate the process of metabolism in case of fats. In case of fat metabolism, this carbohydrate regulate act as a regulatory agent and will cause a ketosis by fast fat mobilization metabolism. जितनी हमारे पास फेट मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी उतनी हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए ज़्यादा बनेंगे। एसिटाइल को एंजाइम ए विल एक्ट एज अ प्रीकर्सर और प्राइमरी molecule to start a ketone bodies formation that is called ketogenesis. So जब हमारे पास फेट मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी तो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन भी हो जाती है। कीटोन बॉडीज क्या चीज़ है? वो एनर्जी बार्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं जो बॉडी में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कीटोन bodies are energy bars, are energy packets. So this carbohydrate also play a very important role in gastrointestinal function, as in case of oligosaccharides like lactose, which will promote the growth of desirable bacteria in small intestine. These bacteria synthesizes certain vitamins, and those vitamin B complex, as well as it also increases the absorption of most important minerals, that is calcium, zinc और copper, etc. ठीक है। सो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। कौन? डाइसेकेराइड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेक्टोज जो हैं वो बड़ा प्रीशियस एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं इन और स्मॉल इंटेस्टाइन टू सिंथेसाइज सर्टन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। ठीक है, वो बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, यानी कि लेक्टोज का ये फंक्शन है कि लेक्टोज विल प्रोवाइडेड इट्स
lactose, galactose as well as glucose to promote the growth of that bacteria, which is beneficial bacteria present in our small intestine. And those bacteria growth will synthesize. उस बैक्टीरिया का क्यों बेनिफिशियल है हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन में? क्योंकि ये हमारे पास कुछ वाइटामिन सिंथेसाइज करते हैं और कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प देते हैं। कौन से वाइटामिन सिंथेसाइज करते हैं यही वाले बैक्टीरिया? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में सारे बी के टाइप्स आते हैं, B1 हो गया, B3 हो गया, B5, B6, B9, ठीक है, B12 तक। सो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ये सिंथेसाइज करते हैं और कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये कौन सा शुगर है? ये लैक्टोज है, ठीक। अच्छा, and this carbohydrate also play a very important role in the regulation of blood glucose level. That the human blood glucose level is ranges from normally from 70 to 110 milligram per centimeter cube or per ml, ठीक है, per cm cube और per ml। सो हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है ह्यूमन बॉडी की, अगर यहाँ से 110 से ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। अगर ये ग्लूकोज लेवल इससे अप हो जाए सो दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। अगर यही वाले इस रेंज से ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए सो दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, ठीक है। एंड दैट फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। एंड हमारे पास जो हनी है, हनी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको मैं जरा ऊपर लिख लेती हूँ, चलें ये नोट कर दें। अच्छा, अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर हम इसको मेटाबोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं 4 किलोकैलोरीज ऑफ एनर्जी, and 1 gram of protein will also gives us 4 kilocalories energy. Calorie is the unit of heat or energy. So lipids is giving us about double of an energy to that of carbohydrate or protein, that is 9 kilocalories per gram. यानी 1 ग्राम फैट्स को या लिपिड्स को अगर हम मेटाबोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, इट विल गिव्स अस 9.3 किलोकैलोरीज पर ग्राम एनर्जी, ठीक। सो हमारे पास जो मेन सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट की फूड में, वो कौन कौन सी हैं? आप सबको पता है कि हमारे पास मेन सोर्सेस हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आते हैं, मोस्टली ग्रेप्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क्स हैं, सीरियल हैं एंड नट्स एक्सेट्रा, ठीक। सो साथ में ये मैं ये भी मिठाने वाली हूँ कि जो हमारे पास मैंने सोर्सेज लिखे हैं, एंड एनर्जी हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। सो हमारे पास हम आगे इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि अगर हम हनी की बात करते हैं, हनी इज आल्सो केमिकली अ कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज मेड अप ऑफ मेनली द मेन कंपोनेंट इन हनी इज फ्रक्टोज, ठीक है। ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल हो गया। हनी कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या? honey contain a large amount of glucose and fructose। अब अगर हम अलग से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखते हैं, सो हमारे पास इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हैं। सो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो मोस्ट फास्ट, वी कैन से द मोस्ट कॉमन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में यूज होता है मोस्ट कॉमनली, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है जो कि ग्लूकोज उसमें अब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो उधर पे हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट फ्रक्टोज को भी यूज कर सकते हैं। सो हनी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज जो है वो मोस्टली this glucose is also an important biomolecule. It is glucose can pass through a blood-brain barrier to become a passive energy source for brain as well as nerve tissues,
ठीक है। नर्व सेल्स और ब्रेन के लिए ये एज अ पैसिव एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं। ब्रेन एंड नर्व सेल यूजेस ग्लूकोज फॉर अ पैसिव एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, सो जो हार्ट मसल हो गए, जो ब्रेन हो गए, जो ऐसे रेटिना के सेल्स हैं, ये पैसिवली ग्लूकोज को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, चाहे हम स्लीपिंग स्टेट में हो, एक्सरसाइज स्टेट में हो, या फिर अवेक्ट स्टेट में हो, लेकिन ये हमारे पास यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे किसको, ग्लूकोज को। सो हमारे पास ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। अब हम चूंकि जो अनदर वन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में मैंने ये बोला कि हमारे पास ये स्वीटनिंग एजेंट है। It will act, this fructose will act as a sweetening agent in confectionery and also in medicinal syrup, used in medicinal syrup in case of an infant, and it also remove this fructose remove sandiness from ice cream, sandiness from an ice cream, and this is act as a important substituent of glucose in case of डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट में जो ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं होता तो उधर पे एज अ स्वीटनिंग एजेंट हम फ्रक्टोज को डाल सकते हैं। सो ये टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ये एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। ठीक, सो हमारे पास जो अनदर वन हम डाइसैकराइड लेंगे, दैट इज सक्रोज। सक्रोज जो है, ठीक, sucrose will act as again it is used as a sweetening agent। sucrose क्या है, again sweetening agent है, sweetening agent है, used in jams, jellies, confectionery, as well as in medicinal syrup, as well as in medicinal syrup, and it is used for the denaturation of, it is also used for the denaturation of alcohol, and for the denaturation of alcohol, and this sucrose can also be used as an adhesive agent, ठीक है, for the denaturation of alcohol as well as for the used as an adhesive agent in most of the biochemical processes। ठीक, सो ये हमने सेकेराइड्स सक्रोज का देख लिया। अब हम आगे जो है ओलिगोसेकेराइड्स का देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं एज अ होल उसमें हम स्पेसिफिकली नहीं जाते, बल्कि एज अ होल ओलिगोसेकेराइड्स is used in the formation of oligosaccharide, is used in the formation of एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपने नाम सुना होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम बोलते हैं आईजीज, इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन,
लेकिन इसकी बॉडी बनी हुई होती है ग्लाइकोलिपिड से. सो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एज वेल एज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें हेपरीन आता है, एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर like what? Like heparin. Heparin, which is a natural, which heparin is what? That is natural anticoagulant, which is natural anticoagulant. हेपरीन यूज होता है इन ब्लड बैंक. ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग्स होते हैं उसमें हेपरीन ऐड किया जाता है. ये इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, ब्लड को क्लॉट होने जम जाने से रोकते हैं. सो हमारे पास हेपरीन का जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन हम देख ले तो वो भी बना हुआ है ओलिगोसैकेराइड से. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द अनदर वन यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आगे चलते हैं. That is, it is a structural component of most of the receptor present on cell membrane. Cell membrane पे जो receptor मौजूद होते हैं, these are made up of, it is a structural component of the receptor of cell membrane, which is made up of complex of carbohydrate, complex carbohydrates. ठीक है. रिसेप्टर्स, अक्सर हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल में जो मॉलिक्यूलर टारगेटिंग करते हैं या मॉलिक्यूल की रिकॉग्निशन करते हैं या मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग करते हैं या मॉलिक्यूल्स को अटैच होने में हेल्प देते हैं, सो वो रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं मोस्टली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो हमारे पास ये रिसेप्टर जो है ये कुछ कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद मोस्टली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन प्लस प्रोटीन से बने हुए होते हैं. And it help in the targeting of molecule and the recognition of molecule, as well as it will act as a हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल को अटैच होने में, एम्बेड होने में या एक दूसरे के साथ मिलाने में हेल्प देते हैं. सो इट विल एक्ट एज अ सेल सिग्नलिंग या मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और सेल रिकॉग्निशन इससे हो सकती हैं. ठीक. अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी यूज है दैट इज हम पॉलीसेकेराइड पे आते हैं. पॉलीसेकेराइड्स में मोस्टली, अच्छा, डाइसेकेराइड में एक और यूज है कि अगर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स मौजूद हो सेल के अंदर तो वो सेल के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई बॉडी आ रहा है, कोई फॉरेन बॉडी आ रही है. फॉरेन बॉडी मींस कि उसमें कोई ऐसे इन्वेडेड बॉडी है, इन्विजन हो रही है फॉरेन बॉडी की जो कि हमारे पास इन्फेक्शन काज करते हैं, तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. कौन? कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड्स. मोस्टली क्या डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओलिगोसेकेराइड्स ये तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद थे, लेकिन जो ओलिगोसेकेराइड्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट इनसाइड अ सेल कैन रिकॉग्नाइज a foreign invaded cell, can recognize a foreign invaded cell. ठीक है. ये हमारे पास फॉरेन सेल्स को, फॉरेन इन्वेडेड सेल्स को या फॉरेन सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से रोकते हैं या सेल को इन्फेक्शन से रोकते हैं. कौन करता है ये फंक्शन? ओलिगोसेकेराइड्स. अब हम पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं. तो पॉलीसेकेराइड में हम मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टार्ट लेंगे फ्रॉम सेलुलोज. सेलुलोज क्या है? ये हम हर एक कार्बोहाइड्रेट के अब अलग अलग फंक्शन देख रहे हैं. सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ cellulose. Is made up of glucose again, and this cellulose, it is made up of glucose, polymer of
ग्लूकोज या ग्लूकोज पॉलीमर, बट दिस सेलुलोज इज हैविंग नो फूड वैल्यू। बॉडी में ये हमें कोई भी एनर्जी डिलीवर करके नहीं दे सकते। और हमारे पास सेलुलोज का फंक्शन ये है कि ये रफेज देता है डाइट को। क्या देता है? रफेज। इट गिव्स अ रफेज टू आवर डाइट, टू आवर फूड। और वही जो है हमारे पास रफेज टू अ डाइट विच विल इंक्रीजेस द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ऑफ और GIT tract, peristalsis, it will increase its peristalsis and peristaltic movement of और GIT। और क्या देते हैं कि हमारे पास जो बॉडी में वो वाले उन सब्सटेंसेस को ये रिमूव कर देते हैं बॉडी से जो बॉडी में नीड नहीं होते। कुछ फाइबर्स जो ऐसे इनडाइजेस्टेबल फॉर्म में पड़े हुए होते हैं तो ये उसको रिमूव कर सकते हैं। सो हमारे पास इट इज आल्सो यूज्ड, दिस सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प। पेपर और पल्प के फॉर्मेशन में सेलुलोज यूज होता है। ये हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड है जो पेपर एंड पल्प के में भी यूज होता है। अच्छा, स्टार्च जो है, हम नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड स्टार्च देखते हैं। स्टार्च जो है वो यूज होता है, स्टार्च इज that one polysaccharide which are used as a food in our body, and it is again a polymer of glucose। किसका पॉलीमर है? It is a polymer of glucose। and industrially, in industry, this starch is used for the formation of alcohol, और अल्कोहल की किस तरह फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। और हमारे पास ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज आल्सो यूज्ड इन द टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्री। एक्ट इज अ स्टफनिंग एजेंट। ठीक है, क्या करता है उधर पे? एक्ट इज अ स्टेफनिंग एजेंट, स्टेफनिंग देते हैं, हार्डनेस देते हैं, स्टेफनिंग एजेंट। और ये हमारे पास क्या करते हैं आगे? ये हमें एक्ट, यही स्टार्च एक्ट कर सकते हैं एज एन एडहेसिव एजेंट टू फास्टन अ पेपर। ठीक है, इट कैन आल्सो एक्ट एज एन एडहेसिव एजेंट टू फास्टन अ पेपर। ठीक, सो स्टार्च के और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये कुछ इसके कंपाइल्ड फॉर्म में कि ये फूड के तौर पे हमारे बॉडी में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ फूड and as a polymer of glucose, and in industry it is used for the fermentation of alcohol, and in textile and laundry industry ये हमारे पास as a stiffening agent act कर सकता है, and it is also act as an adhesive agent to fasten a paper। ठीक है, ये हमारे पास कुछ यूजेस हो गए पॉलीसेकेराइड्स में। हमने क्या स्टार्च एंड सेलुलोज देख लिए। आगे चलते हैं। इन्हीं पॉलीसेकेराइड्स के कुछ जो हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड के कुछ मॉलिक्यूल है उसके अलग अलग फंक्शंस देखते हैं। गैग्स के, गैग्स स्टैंड फॉर ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन। उसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, इट इज आल्सो अ बायोलॉजिकल constituent of all cell membrane and nerve cell। ये नर्व सेल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है। और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं तो उसमें हमारे पास आता है एनोलिन। ठीक है, क्या है? एनोलिन,
that aniline can as a heteropolysaccharide. Aniline is a polysaccharide जो कि हमारे पास यूज होता है फॉर द aniline is used to check the neuronal function, nephronal function, glomerular filtration rate को चेक करते हैं, GFR glomerular filtration rate को चेक करते हैं क्या, aniline। और जो हमारे पास कॉन्ड्रियाथीन सल्फेट हैं, कॉन्ड्रियाथीन सल्फेट या कैराटीन सल्फेट, कैराटीन सल्फेट या डर्माटीन सल्फेट है जो स्किन में हमारे पास मौजूद होते हैं, डर्माटीन सल्फेट। सो ये हमारे पास मेनली क्या करते हैं, ये बोन को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं। इट प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बोन मसल्स एंड स्किन, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं इनको। और जो हमारे पास अगेन एक और पॉलीसेकेराइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड, वो हमारे पास एक्ट करता है जस्ट लाइक अ सीमेंट, हाइलुरोनिक acid which will act as a biological cement। और ये मोस्टली हमारे पास बोन टू बोन या बोन टू मसल कनेक्शन में मौजूद होता है। ये मेनली इसका फंक्शन ये है, ये साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड मेनली एंड दिस हाइलुरोनिक एसिड विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये सेल को शॉक से रोकते हैं, इट इज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक। और ये हमारे पास कुछ पॉलीसेकेराइड्स के अलग अलग से हमने फंक्शन देख लिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे शुगर्स हैं जिनके साथ हेल्थ इश्यूज या डिजीजेस एसोसिएटेड होते हैं। मोस्टली हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है उसमें सक्रोज आता है, लेक्टोज आता है और ग्लूकोज आता है। इन तीन को लिटिल बिट मैं डिस्कस करती हूँ कि अगर हमारे पास ये वाले शुगर मॉलिक्यूल जो हैं इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाए, यानी कि इसके अमाउंट में या एब्जॉर्प्शन में कमी या ज्यादा हो जाए, तो इनके साथ क्या होता है, इनसे कौन से फिजियोलॉजिकल कंडीशन काज होते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट है सक्रोज, सक्रोज विच इज आल्सो कॉल्ड सक्रोज इज कॉल्ड टेबल शुगर और केन शुगर। इसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर और केन शुगर। ये वो इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स है जो हमारे पास हमारे टेबल पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और टेबल या केन शुगर की या डाइसेकेराइड्स जो है ये मोस्टली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की। किसकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज को बोलते हैं प्लांट शुगर। और ये दो इन मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। और अगर हमारे पास सक्रोज की ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है इन बेकरीज, मोस्टली इन जेलीज एंड जैम्स फॉर्मेशन, इट विल एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट। और अगर हमारे पास इसकी अमाउंट बॉडी में ज्यादा हम एंटेक कर दे, डाइट में ज्यादा ले लें, तो इनसे कौन से हेल्थ इश्यूज या हेल्थ फिजियोलॉजिकल कंडीशन काज होते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज द मेन disorder of this sugar intake in large amount, obesity, tooth decay हो जाता है या टीथ पे जो हमारे पास प्लेक फॉर्मेशन हो जाती हैं, प्लेक फॉर्मेशन ऑन टीथ। और डायबिटिक कंडीशन आती हैं, डायबिटीज भी कास होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास या गम्स की ब्लीडिंग होती हैं या गम्स डिजीज भी कास हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन डिजीजेस थी या फिजियोलॉजिकल कंडीशन थे जो कि मैंने लिख लिए उन कॉमन शुगर के लिए जो हमारे पास टेबल शुगर है, जो हमारे टेबल पे फ्रिक्वेंटली यूज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स लेक्टोज।
लैक्टोज भी हमारे पास वो डाइसैकेराइड्स हैं जो हमारे पास बना हुआ है गैलेक्टोज से और लैक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। कौन से दो मोनोसेकेराइड से बना हुआ है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। और जब हमारे पास यही लैक्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड्स हैं, और अगर हम ह्यूमन मिल्क में देखते हैं तो ह्यूमन मिल्क में इसकी जो परसेंटेज है, इन ह्यूमन मिल्क द परसेंटेज ऑफ दैट लैक्टोज इज मोर देन दैट ऑफ काउ मिल्क, दैट इज 7.2%। और अगर हम काउ मिल्क में इसकी परसेंटेज देखते हैं लैक्टोज इज 4% नियरली। सो जब किसी भी इन्फेंट में या बेबीज में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि बेबीज का मेन सोर्स जो होता है वो मिल्क होता है, और मिल्क में ये लैक्टोज कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज लेक्ट इज अ मिल्क शुगर, इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। ये मिल्क शुगर है जो कि हमारे पास मौजूद होता है मिल्क में, एंड मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग। और अगर हम बेबीज की बात करते हैं तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मिल्क फॉर देयर डाइट। और जब इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, सो ये भी एक हमारे पास डिजीज नहीं है लेकिन कंडीशन है जो मोस्टली इन्फेंट में काज हो जाती है, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, इसमें इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स आते हैं या इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इन्फेंट को मोस्टली डायरिया हो जाता है। इट मीन्स कि वो लैक्टोज को सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम उसका सोर्स चेंज कर देते हैं, यानी ह्यूमन मिल्क की बजाय कॉ मिल्क या मिल्क में लैक्टोज फ्री मिल्क दे देते हैं इन केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, एंड दैट इज द डिजीज कंडीशन काज्ड इन not disease but it is a condition caused by that lactose intolerance। यानी ये इंटॉलरेंस ये क्यों काज हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है, दैट इज लैक्टेज एंजाइम, वो कम हो जाता है और वो लैक्टोज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और उसी वजह से उसकी प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये लैक्टोज का हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स ग्लूकोज, जो मोनोसेकेराइड है, जो मोस्ट कॉमन है, और उसके लिए उससे जो हमारे पास डिजीज कंडीशन या हेल्थ कंडीशन काज हो जाती है वो है हमारे पास के मैंने आपको नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज बता दिया ब्लड में। जो ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है, ग्लूकोज is a most important and precious monosaccharide in our body, and body will never ever want to loses that glucose, as one glucose molecule can give by oxidation or metabolic processes. When it will passes through many metabolic pathway, it will deliver us 36 ATPs, so body will never ever want to lose that glucose at any cost। लेकिन जब हमारे पास कुछ इस तरह के फिजियोलॉजिकल कंडीशन आ जाते हैं जिसमें जो पेनक्रियास है, हमारे बॉडी का आर्गन है, पेनक्रियास के जो सेल्स हैं जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसमें एक हार्मोन ऐसा है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन में हेल्प देते हैं, दैट इज इंसुलिन। आप सबने नाम सुना होगा। और अगर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को प्रॉपरली अपना काम ना करें, या इंसुलिन की हमारे पास कम सिक्रीशन हो रही हो, दिस इंसुलिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ it will help in the absorption of ग्लूकोज। लेकिन अगर ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूकोज प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है नॉर्मली जो मैंने लिख लिया था कि 70 से 110 mg पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इनसे जब 110 से हमारे पास ये लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास यूरिन में भी ग्लूकोज एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उन कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो कार्बोहाइड्रेट के इंटॉलरेंस की वजह ग्लूकोज की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उस कंडीशन में ये डिजीज काज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होपफुली आपको समझ आई होगी। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।